अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स या जॉइंट्स। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स को हम लोग यूजुअली ऑस्टियोजेनेसिस या ऑसिफिकेशन कहते हैं। और ऑस्टियोजेनेसिस दो तरह की हो सकती है, इंट्रामेम्ब्रेनस और इंट्राकार्टिलेजनस। इंट्रामेम्ब्रेनस बिटवीन मेम्ब्रेन्स जो ऑस्टियोजेनेसिस होगी या डेवलपमेंट ऑफ बोन होगी, और इंट्राकार्टिलेजनस बिटवीन कार्टिलेज जो बोन ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है उसको कहते हैं। अब वन बाय वन करके हम लोग इन दोनों ऑसिफिकेशंस या ऑस्टियोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस से जो डेवलपमेंट ऑफ बोन्स होती है उसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बोन्स। और ये डायरेक्ट एंड क्विक मेथड ऑफ बोन फॉर्मेशन है। इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले इमेच्योर एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग मेसेनकाइम कहते हैं, वो लेयर्स बनाता है या मेम्ब्रेन्स बनाता है। और इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जिनको हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इन लेयर्स या मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स ले डाउन करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोइड। ऑस्टियोइड जो होता है अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स है, तो इसकी मिनरलाइजेशन कैसे होती है? बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ये इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस है ना। तो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस में ये होता है कि इमेच्योर एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू या मेसेनकाइम मेम्ब्रेन या लेयर्स फॉर्म करता है और इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में ऑस्टियोब्लास्ट ग्रो करते हैं और ये ले डाउन करते हैं अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स, जिसको हम लोग ऑस्टियोइड कहते हैं। अब अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स की मिनरलाइजेशन बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स होती है और ये अल्कलाइन फॉस्फेटेस की मदद से होती है और ये ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट करता है। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस की एग्जांपल्स में आता है जो इस ऑस्टियोजेनेसिस से बोन्स फॉर्म होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल, और ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग ब्रेन को। और दूसरी कौन सी एग्जांपल है? बोन्स ऑफ फेस एंड क्लेविकल। ये भी इसी मेथड से इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस से फॉर्म होती हैं बोन्स। सेकेंड मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस है इंट्राकार्टिलेजनस या एंडोकॉन्ड्रल ऑस्टियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? ये इंट्राकार्टिलेजनस नाम से शो हो रहा है कि कार्टिलेजनस मॉडल ऑफ बोन इज़ फॉर्म फर्स्ट। इसमें क्या होता है? कार्टिलेजनस मॉडल बोन का पहले फॉर्म होता है और फिर उसके बाद बोन फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज नॉट कन्वर्टेड इनटू बोन बट कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय बोन। इसमें ये होता है कि हाइलिन कार्टिलेज होता है, यूजुअली कार्टिलेजनस ऑसिफिकेशन है तो हाइलिन कार्टिलेज बोन में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता बल्कि कार्टिलेज बोन कार्टिलेज को रिप्लेस करती है, बोन टिश्यू कार्टिलेज को रिप्लेस करता है। इसमें दो सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं, एक प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है और दूसरा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है। बोन फॉर्मेशन शुरू कहाँ से होती है? प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से, वो सेंटर में होता है। बोन फॉर्मेशन बिगिनस इन सेंटर एज प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। ये इंट्राकार्टिलेजनस है तो कार्टिलेज को बोन कार्टिलेज को रिप्लेस करेगी, ठीक है, कन्वर्ट नहीं होगी कार्टिलेज बोन से बट कार्टिलेज को बोन रिप्लेस करेगी। तो सबसे पहले क्या होगा? बोन फॉर्मेशन बिगिनस इन सेंटर एज प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। फिर उसके बाद क्या होगा? वन और मोर सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन अपीयर्स इन बोन एंड्स। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन मिडल से, सेंटर से शुरू होता है, बोन फॉर्मेशन शुरू होती है प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से, और वो कहाँ से शुरू होता है? सेंटर से। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन कहाँ पर होती है? बोन एंड्स पे। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। और सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी अगर सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं वो दोनों एक साथ नहीं होते, एक से ज़्यादा अगर होते हैं वो दोनों एक साथ नहीं होते। अगर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बोन एंड्स पे होते हैं ना, तो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो ऊपर वाला होता है या नीचे वाला होता है, बल्कि जो सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं वो दोनों ग्रोइंग एंड्स की दोनों साइड्स पे होते हैं। लॉन्ग एंड्स की, बोन एंड्स की दो बोन एंड्स होते हैं, एक ऊपर वाला एंड होता है अपर एंड और दूसरा लोअर एंड। तो जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं वो साइमल्टेनियसली एक एंड पर नहीं हो सकते। तो इसका ये रूल होता है कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपर एंड या लोअर एंड पे अब पहले अपीयर होगा और जो दूसरा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है वो बाद या कुछ मंथ्स लेटर अपीयर होगा। समझ आइए?
मतलब सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपर एंड पे हो या लोअर एंड पे हो, जो पहला सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है वो पहले अपीयर होता है, और जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो बाद में अपीयर होते हैं वो कुछ मंथ्स बाद अपीयर होता है। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एक से ज़्यादा होते हैं और दोनों एक साथ अपीयर नहीं होते, एक पहले अपीयर होता है और दूसरा कुछ टाइम बाद अपीयर होता है। अब हम लोग बोन ग्रोथ और रिमॉडलिंग को थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, डिस्कस करते हैं। जब बेबी की ग्रोथ की बर्थ होती है तो उस वक्त बोन फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, मतलब बोन डेवलपमेंट बर्थ के बाद भी होती है। तो जो इंट्रामेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं, जो स्कल बोन्स होती हैं जैसे, उनमें भी कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मेम्ब्रेन होती है जहाँ से बोन ग्रोथ हो रही होती है आफ्टर बर्थ भी। और इसी तरह एंडोकॉन्ड्रल बोन्स जो होती हैं वो भी कुछ कार्टिलेज रिटेन करती हैं जहाँ से आफ्टर बर्थ बोन ग्रोथ होती है। जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ग बोन्स के के पार्ट्स होते हैं, एपिफिसिस और डायफिसिस। तो जो कार्टिलेजनस प्लेट होती है वो जो एपिफिसिस होता है वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से एपिफिसिस बोन का वो पार्ट होता है जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से ग्रो करता है। तो जो लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ होती है वो इंट्रा कार्टिलेजनस मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस से ग्रोथ होती है। तो इसमें जो कार्टिलेजनस प्लेट इसमें ये होता है कि दो कार्टिलेजनस प्लेट होती है जो बोनी डायफिसिस और एपिफिसिस के दरमियान में होती है, जहाँ से बोन ग्रोथ हो रही होती है, वो उसको हम लोग कहते हैं एपिफिशियल कार्टिलेज या ग्रोथ प्लेट। और ये कार्टिलेजनस प्लेट आफ्टर बर्थ भी प्रेजेंट होती है, और मतलब जब तक बंदा अडल्ट नहीं हो जाता तब तक ये प्लेट होती रहती है और यहाँ से लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ होती है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एपिफिशियल कार्टिलेज या ग्रोथ प्लेट। समझ आ गए? लॉन्ग बोन्स इंट्रा कार्टिलेजनस या एंडोकॉन्ड्रल मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस से ग्रो करती हैं, और इसमें एपिफिसिस होता है और डायफिसिस होता है। एपिफिसिस जो होता है वो सेकेंडरी मेथड ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस से उसकी ऑसिफिकेशन होती है, और बिटवीन जो एपिफिसिस और डायफिसिस के दरमियान में जो कार्टिलेजनस प्लेट जो रह जाती है आफ्टर बर्थ, उसको हम लोग कहते हैं एपिफिशियल कार्टिलेज और ग्रोथ प्लेट, और यहाँ से लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ होती है टिल अडल्टहुड। अच्छा, इसमें जब अडल्टहुड अराइव हो जाता है तो उसके बाद जो एपिफिशियल कार्टिलेज होते हैं ये ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं, और ये फाइनली डिसअपीयर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये क्लोजर ऑफ एपिफिसिस हो गया है, और जो डायफिसिस और एपिफिसिस होते हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाती हैं, और उनके दरमियान से एपिफिशियल कार्टिलेज की जो लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम लोग इनको कहते हैं क्लोजर ऑफ एपिफिसिस। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि इंट्रा कार्टिलेजनस ऑस्टियोजेनेसिस में कार्टिलेज बोन को रिप्लेस करता है, तो सबसे पहले बोन फॉर्मिंग सेल्स या ऑस्टियोब्लास्ट अपीयर होते हैं। जब बोन ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो फिर ऑस्टियोक्लास्ट्स या बोन रिजॉर्पिंग सेल्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं, और बोन की जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो बोन टिश्यू को रिमूव कर देते हैं मेडुलरी कैविटी से, और ये कंप्लीशन ऑफ बोन होती है। इसके बाद कोई बोन की ग्रोथ नहीं होती है, बोन अपनी अल्टीमेट ग्रोथ तक पहुंच जाती है। तो इसलिए हम लोग इनको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, और इस तरह बोन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अब हम लोग रूल ऑफ ऑसिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। रूल ऑफ ऑसिफिकेशन ये होता है लॉन्ग बोन्स का ये रूल ऑफ ऑसिफिकेशन है। ये होता है दैट एंड ऑफ लॉन्ग बोन विच डेवलप्स फ्रॉम फर्स्ट अपीयरिंग सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन फ्यूजेस विद द डायफिसिस लेटर देन द अदर एपिफिसिस। अब इसका ये मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एक से ज़्यादा होते हैं, तो वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो पहले अपीयर होता है, मैंने बताया था कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एक साथ अपीयर नहीं होते हैं, एक पहले अपीयर होता है और एक कुछ मंथ्स लेटर होता है। तो वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो पहले अपीयर होता है वो डायफिसिस के साथ बाद में फ्यूज़ होता है, जबकि जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो बाद में अपीयर होता है वो डायफिसिस के साथ पहले फ्यूज़ कर जाता है। तो ये रूल ऑफ ऑसिफिकेशन है, और इसको हम लोग ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें ये होता है कि वन ऑफ द टू बोन एंड्स ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन्स ग्रोज फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन द अदर एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड ग्रोइंग एंड ऑफ बोन। इसका ये मतलब है कि अब जैसे एक सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन डायफिसिस के साथ पहले फ्यूज़ कर जाएगा और एक बाद में फ्यूज़ करेगा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एंड ग्रोइंग लॉन्ग बोन का ज़्यादा देर के लिए उसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी और एक एंड की कम ग्रोथ होगी। और इसी तरह जो जिसकी ज़्यादा ग्रोथ फॉर लॉन्गर पीरियड होगा, दैट एंड ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग बोन दैट ग्रोथ फॉर लॉन्गर पीरियड इज कॉल्ड ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका ये मतलब है कि पहला सेकेंडरी सेंटर ऑफ फॉसिफिकेशन जो पहले अपीयर हुआ है वो बाद में फ्यूज़ करेगा, और जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ फॉसिफिकेशन जो बाद में अपीयर हुआ है वो डायफिसिस के साथ पहले फ्यूज़ करेगा। ठीक है, और एक इसमें ग्रोइंग एंड होगा जो ज़्यादा देर के लिए ग्रोथ होगी, या जो बाद में फ्यूज़ करेगा सेकेंडरी सेंटर ऑफ फॉसिफिकेशन, वो ग्रोइंग एंड ऑफ लॉन्ग बोन होगा। और ये तो आपको पता है कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ फॉसिफिकेशन बोन एंड्स पे होती है। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि द एपिफिसिस दैट डेवलप फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरिंग सेकेंडरी सेंटर ऑफ फॉसिफिकेशन इज लास्ट टू ज्वाइन द डायफिसिस। ठीक है, वो एपिफिसिस जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ फॉसिफिकेशन से अपीयर होता है, उसकी ग्रोथ होती है, वो बोन पार्ट होता है, तो वो डेवलप होगा फर्स्ट अपीयरिंग सेकेंडरी सेंटर ऑफ फॉसिफिकेशन इज़ द लास्ट टू ज्वाइन द डायफिसिस। ठीक है, अब जैसे कि ग्रोथ रेट लॉन्ग बोन के दोनों एंड्स के डिफरेंट हैं, एक ज़्यादा ग्रो करता है और एक कम ग्रो करता है, तो इसी तरह जो दोनों एंड्स लॉन्ग बोन्स के जो न्यूट्रिएंट फॉर्मेन होते हैं वो एक दूसरे डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ग्रोइंग एंड्स। अच्छा, जहाँ पे जो एक ग्रोइंग एंड होता है बोन का, ये जो ज़्यादा देर के लिए ग्रो करता है, उसके जो न्यूट्रिएंट फॉर्मेन होती है बोन में वो उसके ऑपोजिट ग्रो करती है। ठीक है, अब जैसे अपर लिम्ब में अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस ग्रोइंग एंड है और लोअर एंड ऑफ अल्ना ग्रोइंग एंड है, और इसी तरह लोअर लिम्ब में अपर एंड ऑफ टीबिया ग्रोइंग एंड है और लोअर एंड ऑफ फीमर ग्रोइंग एंड है। तो न्यूट्रिएंट फिनोमेना क्या होगा, इनके ऑपोजिट रन करेगी। न्यूट्रिएंट फॉर्मेना ऑफ लॉन्ग बोन्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड्स। अच्छा, जो न्यूट्रिएंट फॉर्मेना ऑफ ह्यूमरस होगी वो रन करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वाइल न्यूट्रिएंट फॉर्मेना ऑफ द रेडियस एंड अल्ना रन्स अपवर्ड। इसी तरह जो लोअर लिम्ब में न्यूट्रिएंट फॉर्मेना ऑफ द फीमर रन करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो न्यूट्रिएंट फॉर्मेना ऑफ टीबिया या टीबिया होगी वो रन करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, न्यूट्रिएंट फॉर्मेना हमेशा ग्रोइंग एंड्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करती है। अब हम लोग एंड पर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वो 3 हैं। पहला है शेप एंड साइज़ ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसेस, दूसरा है मसल टोन और तीसरा है लिगामेंट्स। सबसे पहले शेप एंड साइज़ ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसेस, इसमें क्या होता है, कुछ जॉइंट्स में जो शेप और साइज़ होती है आर्टिकुलर सर्फेस पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स में। वो कौन कौन से जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट और एंकल जॉइंट। और कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनमें साइज़ और शेप आर्टिकुलर सर्फेसेस की लीस्ट या बिल्कुल स्टेबिलिटी में कोई रोल प्ले कर रही नहीं होती। उसमें आते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स और नी जॉइंट्स। उसके बाद मसल टोन आती है। ज़्यादातर जॉइंट्स में जो मसल टोन होती है सबसे इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले कर रहा होता है, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। अच्छा, जो मसल टोन, ये टोनिक कॉन्ट्रैक्शन दीज मसल्स सराउंडिंग दीज जॉइंट्स कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर जॉइंट और नी जॉइंट। अच्छा, उसके बाद लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स स्टेबिलिटी में रोल प्ले करते हैं। लिगामेंट्स कैप्सूलर लिगामेंट्स हों या एक्सेसरी लिगामेंट्स हों, दोनों ही स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिगामेंट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो एक्सेसिव मूवमेंट्स जो जॉइंट्स पे हो रही होती हैं उनको प्रिवेंट करता है, और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि इंजरी से बचाता है। जो एक्सीडेंटल स्ट्रेस होते हैं उसमें जो इंजरी होती है जॉइंट्स पे, लिगामेंट्स उनसे बचाता है। बस यही स्टेबिलिटी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही 3 फैक्टर्स हैं, लिगामेंट्स, मसल टोन, शेप एंड साइज़ ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसेस, जो स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं जॉइंट्स की।